वेलकम टू बिट इनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। होता क्या है कि बेयर मार्केट ने हमें ये सिखाया कि हमें ज्यादा से ज्यादा टाइम जो फंडामेंटल्स हैं, जो नॉलेज है, उसमें स्पेंड करनी चाहिए। ठीक है, हमारा जो बुलिश जब मार्केट आती है तो हमारी रिसर्च जनरली होती है, नए टोकन्स ढूंढो, ये वो टोकन्स ढूंढो जो पंप होने वाले हैं। वो ठीक है, वो आप बुल मार्केट के अंदर आपने वो स्ट्रेटजी अपना के देख ली और आपने वो टोकन्स को होल्ड करके देख लिया और अब आपने लॉस भी खा के देख लिया। आज का जो वीडियो है वो स्पेशली उन लोगों के लिए जो इथेरियम को होल्ड करते हैं। तो इथेरियम जो बेसिकली जब हम ये कहते हैं कि मेरे पास बिटकॉइन है, मेरे पास इथेरियम है, तो हमें कंटिन्यूअसली ये वॉच करते रहना चाहिए कि उस नेटवर्क पे डेवलपमेंट क्या हो रही है, ताकि जो हमारा कन्विक्शन लेवल है, हमारी जो नॉलेज है वो बढ़ती रहे विद टाइम। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर आप काफी सारे बिटकॉइन की बात करते हो, इथेरियम की बात नहीं करते हो। तो आज मैंने सोचा कि चलो इथेरियम की ही बात करेंगे। तो अगर आपके पास इथेरियम है तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि हमने डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स को इथेरियम को आंकने की कोशिश करी है, उसका आकलन किया है, उसकी एनालिसिस करी है कि इथेरियम किस तरीके से मूव कर रहा है और उसके ऊपर डेवलपमेंट क्या हो रही है। इस वीडियो के पर्टिकुलर जितने भी इनपुट्स हैं, ये सारे के सारे एक बैंकलेस एक बैंकलेस का जो एक न्यूज़लेटर आता है, जो कि काफ़ी सारा वेब 3 के ऊपर एक वो न्यूज़लेटर उनके रिलीज़ होते हैं। आप बैंकलेस की न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरा काफ़ी सारा जो कंटेंट है वेब 3 का, वो मैं बैंकलेस से ही लेता हूँ। और मैं बैंकलेस का बहुत बड़ा फैन हूँ। एज़ अ कंटेंट क्रिएटर आप दूसरे कंटेंट क्रिएटर की अगर रिस्पेक्ट करते हो, अगर ग्लोबली मुझे अगर मैं किसी की सीरियसली बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, जहाँ से मैं अपनी नॉलेज बहुत गेन करता हूँ, वो बैंकलेस है। आपको बैंकलेस के न्यूज़लेटर्स हमेशा सब्सक्राइब करने चाहिए। उनका बैंकलेस का एक इथेरियम का एक क्वार्टरली रिपोर्ट आती है। तो जैसे क्वार्टर Q1 में उनकी एक रिपोर्ट आई जनवरी टू मार्च। अब उनकी अप्रैल टू जून में इथेरियम के ऊपर एक Q1 की एक रिपोर्ट रिलीज़ करी है। आप तो ऐसी रिपोर्ट्स पढ़ते नहीं हो, अगर आ भी जाएगी तब भी नहीं पढ़ोगे, गारंटीड है। इनको पढ़ने के लिए ना समय देना पड़ता है। तो आपके उस वो समय सबके पास नहीं होता। तो अपना काम क्या है एज़ अ कंटेंट क्रिएटर, कि वो जैसे मेरे पास आई और मैंने वो उसको पढ़ा, तो अब मैं आपके पास एक समराइज़्ड फॉर्म में वो रिपोर्ट समझा देता हूँ। 10 मिनट के अंदर आप जो है वो उस इथेरियम के ऊपर क्या हो रहा है, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसी इसी के साथ मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ एंड लेट्स अंडरस्टैंड। तो इस रिपोर्ट का बेसिकली नाम है स्टेट ऑफ इथेरियम, ठीक है? तो पहला स्लाइड जो है, स्लाइड ये कहता है कि जो नेटवर्क का रेवेन्यू है Q2 में, मतलब क्वार्टर 2 में, अप्रैल, मई, जून में, और जो जनवरी, फरवरी, मार्च में था, उससे वो 33.4% फॉल हुआ है। तो 33% 4% फॉल का मतलब ये कि 1.91 बिलियन यूएस डॉलर से 1.28 बिलियन यूएस डॉलर का है। तो रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू का मतलब है कि जो इथेरियम के ऊपर अगर मुझे यूज़ करना है, तो मुझे गैस फीस चाहिए होती है, गैस यूज़ होती है। तो गैस बेसिकली मुझे इथेरियम चाहिए अगर मुझे इथेरियम के नेटवर्क को यूज़ करना है, राइट? तो जो वही इथेरियम के नेटवर्क का रेवेन्यू है। तो 1.91 बिलियन से 1.28 बिलियन पे रेवेन्यू गया है। वो ऑब्वियसली इसलिए गया है क्योंकि इस समय एक बेयरिश मार्केट है। क्यू क्वार्टर 2 के अंदर हमने देखा एक बेयरिश ट्रेंड है, बेयरिश मार्केट है। इथेरियम, चाहे वो डीफाई के प्रोटोकॉल से डीफाई है, उसमें गिरावट आई है। और जो ERC20 टोकन्स हैं, उनके उनके अंदर गिरावट आई है। डेक्सिस के अंदर, ट्रेडिंग के अंदर गिरावट आई है। तो इस कारण से रेवेन्यू फॉल हुआ है। लेकिन जितना भी रेवेन्यू जनरेट हुआ, जैसे 1.28 बिलियन रेवेन्यू जनरेट हुआ, इसके अंदर से 1.09 बिलियन इथेरियम बर्न हो चुका है। ये इंपॉर्टेंट है। 85% इथेरियम जो एज़ अ रेवेन्यू जो जनरेट हुआ, उसमें से वो 1.85% बर्न हो गया। बर्न का मतलब ये है कि वो सप्लाई से हट गया, वो टोटली सप्लाई से बर्न हो गया, खत्म हो गया बेसिकली। तो वो सप्लाई में नहीं रहेगा। तो इस तरीके से क्या है कि इथेरियम का जो लास्ट अपग्रेड हुआ था, तो उसके अंदर यही डिसाइड हुआ था कि इथेरियम की क्रिटिसिज्म सबसे बड़ी ये है कि वो इन्फ्लेशनरी है। यू नो अ, उसकी सप्लाई बढ़ती ही चली जाएगी, फ्यूचर वो अनलिमिटेड है। तो लेकिन अब जो लास्ट अपग्रेड हुआ था, उसके बाद से इथेरियम की काफ़ी सप्लाई जो है वो बर्न होती है। तो जितना इथेरियम प्रोड्यूस होता है, उससे ज़्यादा जितना इथेरियम सप्लाई में आता है, उससे ज़्यादा इथेरियम जो है वो बर्न होता है। तो जैसे कि इस समय भी अगर आप रेवेन्यू 1.28 बिलियन यूएस डॉलर था, तो 85% इथेरियम जो है वो बर्न हो गया। यही कारण है कि अगर आप अगली स्लाइड देखो, तो इथेरियम का जो इन्फ्लेशन रेट डिक्रीज़ फ्रॉम 37%, तो 1.12% से 0.7%
0.71% इथेरियम जो है इन्फ्लेशन रेट डिक्रीज़ हुआ है। तो इन्फ्लेशन रेट डिक्रीज़ का मतलब ये है कि इथेरियम की जो सप्लाई है, जो सप्लाई ग्रोथ चार्ट है, अगर आप यहाँ से देखिए, ये जो इथेरियम की साल दर साल जो सप्लाई बढ़ती चली जा रही है, तो इथेरियम का जो इन्फ्लेशन रेट है, अब उसमें कमी आई है और इथेरियम जो है वो उसका जो जो सप्लाई ग्रोथ चार्ट है, वो अब डिक्लाइन की तरफ है। तो जितना इथेरियम का डिमांड बढ़ रहा है और जो इथेरियम की सप्लाई है, वो डाउन पे है और इथेरियम की जो डिमांड है, वो इंक्रीज़ पे है। सो बेसिकली दिस मेजर्स द ग्रोथ इन सप्लाई ऑफ इथेरियम ओवर द कोर्स ऑफ क्वार्टर, ठीक है? और ये इसलिए हो रहा है, ये आप ये देखो कि इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ फी बर्निंग मैकेनिज़्म। ये जो लास्ट अपग्रेड हुआ है क्वार्टर 3 2021 में ईआईपी 1559 जो अपग्रेड हुआ था, तो इसमें यही डिसाइड हुआ था कि जो इथेरियम की जो फ़ी है, राइट? जो गैस फ़ीस है वो बर्न होगी। तो हमने दे लास्ट स्लाइड में देखा 85% बर्न हुई, तो जितनी सप्लाई हो रही है उससे ज़्यादा वो बर्न हो रहा है, ठीक है? यही कारण है, अगर आप इस स्लाइड पे देखो, तो इथेरियम के जो एक्टिव एड्रेसेस थे वो 20-21% का उनमें गिरावट है, अगर हम लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करें। तो इस ये सिंपल सी बात है, क्योंकि एक बेयरिश मार्केट के अंदर जो एक्टिव एक्टिव एड्रेसेस का मतलब क्या है कि एटलीस्ट वो उन एड्रेसेस में से, जो इथेरियम के एड्रेसेस हैं, उसमें से कुछ एक्टिविटी हो रही है, राइट? अगर वो एड्रेसेस डोरमेंट हो गए, अब लास्ट क्वार्टर में 6 लाख थे, इस क्वार्टर में वो 4,71,000 है। तो सिंपल सी बात है, काफ़ी सारे जो ट्रेडर होते हैं वो और जो यूज़र्स होते हैं, वो हॉडलर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो कहते हैं ठीक है यार, अभी मार्केट के अंदर सिनेरियो अच्छा नहीं है, जब सिनेरियो बदलेगा तब वी विल डू सम एक्टिविटी। तो इस वजह से मार्केट के डेली एक्टिविटी जो है, एवरेज डेली एक्टिविटी जो है एड्रेसेस के अंदर से वो गिर जाती है। तो आप इसीलिए देख रहे हो कि 20% की गिरावट आई है। इससे अगली स्लाइड में ये है कि जो इथेरियम स्टेक इथेरियम है, उसमें 116% का इंक्रीज हुआ है। तो 6.01 मिलियन से 12.98 मिलियन जो है इथेरियम स्टेक हो गया। तो बेसिकली क्या है कि हम सब जानते हैं कि इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ जा रहा है। अब प्रूफ ऑफ स्टेक पे एकदम तो चला नहीं जाएगा, तो उसके लिए पैरेलली एक बीकन चेन है। तो बीकन चेन जो है, उसके ऊपर ऑलरेडी जो है वहाँ पे आप अपने इथेरियम को स्टेक कर सकते हो। क्यों स्टेक कर सकते हो? क्योंकि अगर आप बीकन चेन पे वैलिडेटर बनना चाहते हो, तो बेसिकली प्रूफ ऑफ स्टेक का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर आपको अब जो अभी प्रूफ ऑफ वर्क में माइनर होते हैं, उधर प्रूफ ऑफ स्टेक में आपकी जो माइनर्स है वो वैलिडेटर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और वैलिडेटर वही होगा जिसकी खुद के इथेरियम नेट चेन पे स्टेक होंगे। खुद का पैसा लगा होना चाहिए, स्किन इन द गेम होनी चाहिए, तभी आप वैलिडेट कर पाओगे। तो जैसे इथेरियम की बीकन चेन पे 32 इथेरियम मिनिमम आपके होने चाहिए अगर आपको वैलिडेटर बनना है। तो अब हर एक आदमी के पास तो 32 इथेरियम होते नहीं, तो काफ़ी सारे पूल्स हैं, जहाँ पे जिनके पास अगर एक इथेरियम है तो उस पूल पे जाके आप लगा दो। जैसे लाइडो करके है, तो आपके वहाँ पे इथेरियम पे स्टेक हो जाता है। दिन प्रतिदिन लोग जो है इथेरियम के ऊपर इन स्टेकिंग पूल्स के अंदर स्टेक कर रहे हैं अपने इथेरियम को। ये दिन प्रतिदिन इथेरियम की स्टेकिंग बढ़ रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है। इसी कारण से अगर आप ग्राफ को देखो, तो प्रूफ ऑफ स्टेक की ऑलरेडी लोग एक्साइटेड हैं, लोग ऑलरेडी अपने इथेरियम को स्टेक कर रहे हैं, वैलिडेटर बनना चाहते हैं और रिवॉर्ड्स अर्न करना चाहते हैं। इसीलिए बीकन चेन पे आप देखो कि इथेरियम 6.01 मिलियन से 12.98 मिलियन इथेरियम जो है वो स्टेक हो चुके हैं। डीफाई के अंदर 42% की गिरावट आई है। अगर हम लास्ट क्वार्टर से देखें, 59 60 बिलियन यूएस डॉलर से 34 बिलियन यूएस डॉलर पे हमारा जो टीवीएल गिर गया है। टीवीएल का मतलब ये कि टोटल वैल्यू लॉक्ड। तो मतलब जो इथेरियम के ऊपर जो अलग-अलग जो प्रोटोकॉल्स हैं, व्हेन आई से प्रोटोकॉल्स, तो आप उनको ये समझ सकते हैं कि जैसे आपने डीफाई, जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बैंक्स होते हैं अलग-अलग, तो वैसे डीफाई के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। जो आपको तरह-तरह की लेंडिंग, बोरोइंग, यील्ड, ऐसे-ऐसे अलग-अलग प्रोटोकॉल्स हैं जहाँ पे आप अपने जो टोकन्स हैं, क्रिप्टो है, उसको आप स्टेक कर सकते हो, लेंडिंग प्रोटोकॉल में लगा सकते हो, बोरोइंग कर सकते हो। आप एपीवाई अर्न कर जनरेट कर सकते हो। आप डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज की जो पूल है, वहाँ पे अपने क्रिप्टो को स्टेक कर सकते हो। तो ये सारे जो अलग-अलग प्रोटोकॉल्स, इनका टोटल मिला के अगर आप देखो, तो लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में गिरावट आई है और ऑब्वियसली इसकी गिरावट की वजह हमने डीफाई के अंदर जो chaos देखा, हमने सीफाई के अंदर chaos देखा, उसका इम्पैक्ट डीफाई पे भी देखा। सीफाई के अंदर हमने सेल्सियस का chaos देखा, उससे पहले हमने लूना का chaos देखा। ये सारे chaos का जो एप्रीहेंशंस हैं, ऑब्वियसली उसका मार्केट के ऊपर थोड़ा-सा असर देखने को मिला है। तो इसीलिए डीफाई का जो टीवीएल है, उसके अंदर 59
बिलियन यूएस डॉलर से 34 बिलियन यूएस डॉलर हो गया। स्टेबल कॉइन्स के अंदर जो इथेरियम के ऊपर स्टेबल कॉइन्स है, आपके जितने भी अगर आप देखो यूएसडीटी भी ईआरसी टोकन है, यूएसडीसी भी ईआरसी टोकन है। तो आप ये देखो कि सब जितने भी टेदर, डाई, बाइनेंस यूएसडी, फ्रैक्स, ये जितने भी ईआरसी टोकन स्टेबल कॉइन्स हैं, ये सारे यू नो इनकी इंक्रीज हुई है सप्लाई। तो अगर आप देखो स्टेबल कॉइन्स के अंदर 43% की इंक्रीज है सप्लाई में। 76 बिलियन यूएस डॉलर से 109 बिलियन यूएस डॉलर पे सप्लाई पहुंच गई है स्टेबल कॉइन्स की। तो ये शो करता है कि मार्केट के अंदर स्टेबल कॉइन्स की डिमांड बढ़ती चली जा रही है। और ये इसके अंदर स्पेशली खास बात ये है कि जो फ्रैक्स है, ये भी इसकी भी सप्लाई इन रीसेंट टाइम्स काफी बढ़ी है। स्पॉट्स के अंदर ऑब्वियसली डिक्लाइन आया है और ना 10% का जो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस है उनके अंदर डिक्लाइन है। 350 बिलियन यूएस डॉलर से 319 बिलियन यूएस डॉलर का डिक्लाइन देखा गया। और ऑब्वियसली ये मुझे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जो डिफाई के अंदर जो हमने जो ओवरऑल मार्केट के अंदर जो बेयरिश सेंटीमेंट देख रहे हैं उसमें हम क्लियर देख रहे हैं कि ट्रेडिंग वॉल्यूम में सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे भी डिप आया है और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, बट डेक्स पे देखो आप 9% का ही डिप है। कोई बहुत ज़्यादा डिप नहीं आया है ट्रेडिंग वॉल्यूम में। और यहाँ पे अलग-अलग जो ये डेक्सेस हैं, उनके अंदर जो आप ये चेंज देख सकते हो। अ, जो डेरिवेटिव एक्सचेंजेस हैं, जो परपेचुअल डेक्स वॉल्यूम में बहुत इंक्रीज आया है, 598% की इंक्रीज है। 20 बिलियन से 135 बिलियन पे पहुंच चुका है। ये शो करता है पीछे रिसेंटली डीवाईडीएक्स एक एक्सचेंज है, उसके अंदर भी काफी वॉल्यूम में स्पाइक आया है। तो परपेचुअल जो डेक्सेस हैं, जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं, डेरिवेटिव एक्सचेंजेस है, वहां पे सब्सटैंशियल इंक्रीज देखा गया है। एनएफटी मार्केट प्लेसेस के अंदर एक लेवल की इरप्शन आई है। 2500% का इंक्रीज है। मतलब जो वॉल्यूम्स है वो 509 मिलियन यूएस डॉलर से जो लास्ट क्वार्टर से 12 बिलियन 13 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास जो है वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है। इसमें जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स है ओपन सी फाउंडेशन, लुक्स रेयर, रारिबल और सुपर रेयर, इन सब के ऊपर अगर हम टोटल वॉल्यूम को मिला लें तो 2500% का इंक्रीज है। आप देखो कि ओवरऑल मार्केट के अंदर बेयरिश सेंटीमेंट है, ओवरऑल मार्केट डाउन है। और बिल्कुल इससे पता लगता है कि जो एनएफटी मार्केट है उसका कोई कोरिलेशन नहीं है क्रिप्टो मार्केट से, वो अपनी ही अलग उसकी एक चाल है और जिसके अंदर हमने देखा 2500% का इंक्रीज है। और ये सारी एनएफटी की मार्केट जो है ये इथेरियम के ऊपर है। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर डीफाई में या और कहीं पे स्लगिशनेस है, तो हमने ये देखा कि जो बाकी एनएफटी की मार्केट प्लेसेस वहां पे इंक्रीज है। एवरेज नंबर ऑफ एनएफ डेली एनएफटी ट्रेडर्स के अंदर 1200% का इंक्रीज है। इथेरियम की जितनी भी एनएफटी मार्केट प्लेसेस है इथेरियम के ऊपर 2400 के करीब जो थे वो डेली एनएफटी ट्रेडर्स थे। आज की डेट में 30,000 यूजर्स हैं इथेरियम के ऊपर, जितनी भी एनएफटी मार्केट प्लेसेस हैं जो एनएफटी को डेली ट्रेड कर रहे हैं। बोर्ड ऐप यॉट के की जो फ्लोर प्राइस है वो 2.5 इथेरियम से 98 इथेरियम, 100 इथेरियम का हो गया। 100% का इंक्रीज है, मतलब फिनोमिनल इंक्रीज है। L2 इकोसिस्टम जो लेयर टूज हैं जो इथेरियम को स्केल करने में लगे हैं, जैसे आपके ऑप्टिमिज्म है, आर्बिट्रम है, यू नो, तो इनके अंदर भी टोटल वैल्यू लॉक जो है वो 896% का इंक्रीज है। तो 374 मिलियन जो लास्ट क्वार्टर से 4 बिलियन, तो इसका मतलब ये कि लेयर 2 के ऊपर अलग से एक डीफाई प्रोटोकॉल्स जो बन रहे हैं और वहां पे भी आप देखो सब्सटैंशियल इंक्रीज है। तो लेयर 2 का काम ये है कि जो लेयर 1 पे जितना कंजेशन है जिसकी वजह से गैस फीस आई है, टाइम टेकन ज्यादा है, तो अब उसको सॉल्व करने के लिए स्पीड को और गैस फीस कम यूज हो, उसके लेयर 2 बन रहे हैं जिसमें से थेरियम, आर्बिट्रम और ऑप्टिमिज्म उसके अंदर काफी ये रिसेंटली लॉन्च्ड L2 इकोसिस्टम है जिनके ऊपर काफ़ी सारा ट्रैक्शन बढ़ रहा है। आर्बिट्रम का जो नेटवर्क रेवेन्यू है दैट इज़ रीच्ड टू 8.20 मिलियन और ऑप्टिमिज्म का जो रेवेन्यू है वो 5.58 मिलियन यूएस डॉलर है। ऑप्टिमिज्म और आर्बिट्रम को समझने के लिए आपको वेब3 की दुनिया के जो प्रोग्राम्स हैं उसमें हमने आर्बिट्रम और ऑप्टिमिज्म को डिटेल में समझाया है, उसको एक बार आपको ज़रूर समझना चाहिए। 3 जो सबसे इनफैक्ट जो डीफाई के अंदर इतना कुछ chaos आया, सीफाई के अंदर, सॉरी डीफाई नहीं, सीफाई के अंदर सेंट्रलाइज्ड जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके अंदर हमने देखा कितना chaos है। सेल्सियस में देखा हमने, ब्लॉकफाई में देखा, हमने वॉल्ड में देखा। लेकिन डीफाई के अंदर जो 3
सबसे बड़े जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो सबसे बड़े लेंडिंग प्रोटोकॉल्स हैं जिसमें कंपाउंड है, आवे है, मेकरडाओ है, उनके अंदर टोटल 462 मिलियन जो है वो लिक्विडेशंस प्रोसेस हुई। दे आर कंटिन्यूइंग टू ऑपरेट विद 100% अप टाइम एंड सबसे बड़ी बात, इनका कोई डेब्ट नहीं है, कोई नेग्लिजिबल बैड डेब्ट्स। इनके जो बैड डेब्ट्स है वो नेग्लिजिबल है। जैसे बैंक्स के अंदर एक बैड बैड डेब्ट्स होते हैं, सीफाई के अंदर बैड डेब्ट्स थे, डीफाई के अंदर कोई भी नेग्लिजिबल बैड डेब्ट्स हैं, तो मतलब बड़े कम है। तो इससे पता लगता है कि जो डीफाई है उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो बना ही इसलिए है कि सीफाई के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, उनके चैलेंजेस को मीट आउट करने के लिए ही डीफाई बना है। आई थिंक ये जो प्रॉब्लम हुई है अभी रिसेंट टाइम के अंदर, हमने जो सीफाई के अंदर जो प्रॉब्लम्स देखी, इसको कहीं न कहीं डीफाई ही इसका आंसर है। और इस सारे chaos के बाद लूना, सेल्सियस, वॉल्ट, इसके बाद आप देखोगे एक नेक्स्ट वर्जन ऑफ डीफाई दिखेगा और अल्टीमेटली सारा का सारा जो इकोसिस्टम है वो डीफाई की तरफ ही जाएगा, बिकॉज़ डीफाई पे आप ट्रांसपेरेंटली चीज़ देख सकते हो, एनपीएस देख सकते हो, आप प्रोटोकॉल के ऊपर लिक्विडिटी देख सकते हो, कोई भी चीज़ आपसे हिडन नहीं है। सी5 के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हिडन थी, काफ़ी सारी चीज़ें पब्लिक को पता नहीं थी और जब वो सामने आई, एक्सपोज़र सामने आए, तो उससे ही पता लगा कि एकदम chaos हो गया। तो डीफाई की यही ख़ास बात है, ट्रांसपेरेंसी। और वन्स अगेन क्रेडिट जाता है बैंकलेस की न्यूज़लेटर को जहाँ से ये डेटा लिया गया है। तो ऑल इन ऑल आपको ये आज आप ये देख रहे होंगे कि इथेरियम का जो क्वार्टर 1 है और क्वार्टर 2 का जो कंपैरिज़न है वो करके दिखाया। आपके लिए ये रिपोर्ट जानना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अगर आप इथेरियम को होल्ड करते हो, क्योंकि अगर आपके पास इथेरियम है और आप देख रहे हो इथेरियम के काफ़ी सारे पैरामीटर्स को और आप क्वार्टरली समझते रहते हो, रिव्यू कर रहे हो, तो आप अपनी होल्डिंग जो है उसके प्रति कॉन्फिडेंट हो जाते हो, उसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाती है। कोई आपसे पूछता है कि इथेरियम पे क्या हो रहा है? तो आपको पता है कि इथेरियम के ऊपर क्या है, क्वार्टर 1 में क्या हुआ, क्वार्टर 2 में क्या हुआ, एनएफटी मार्केट में क्या हो रहा है, डीफाई पे क्या हो रहा है, प्रॉब्लम सीफाई में थी, उसकी वजह से डीफाई पे इफेक्ट आया, बट डीफाई की जो 3 सबसे बढ़िया जो सबसे बड़े प्रोटोकॉल हैं वो सही परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी नेग्लिजिबल बैड डेब्ट्स हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन प्लस जो आपका इथेरियम जो है वो डिफ्लेशनरी हो रहा है, जितनी उसकी सप्लाई है उससे ज्यादा उसकी सप्लाई बर्न हो रही है। और ये और लेयर टूज के ऊपर क्या हो रहा है, लेयर टूज के ऊपर डीफाई कैसे जा रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको फास्ट पेस तरीके से मैंने बताई। अगर आप रिपोर्ट पढ़ने जाओगे तो आप रिपोर्ट पढ़ नहीं पाओगे। यही हमारे चैनल का ऑब्जेक्टिव है कि आपके पास सही इंफॉर्मेशन समराइज फॉर्म में लेके आना। और मंडे को वेब3 की दुनिया का एक स्पेशल प्रोग्राम है जिसके अंदर हम एक गेस्ट को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि आपको अ, हो सकता है ये बताएंगे कि आप इनहेरिटेंस प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, कि अपने जो क्रिप्टो को आप कहते हो होडल, और जब ये होडल तो कर लिया, लेकिन आपको खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है, तो आपकी ये जो क्रिप्टो है, आपके परिवार को किस तरीके से ये लेगेसी, ये इनहेरिटेंस, ये ट्रांसफर हो जाए बिना हैसल के, उनको हैसल ना करना पड़े। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेब3 की दुनिया को देखते रहिएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा कि आपको ये रिपोर्ट की एनालिसिस कैसी लगी, और मैं आगे भी ऐसी रिपोर्ट्स टाइम टू टाइम लेके आता रहूँगा। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।